हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो ठीक ही होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट पार्ट। मैंने इंटरफेरेंस में सबसे पहला एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 11th के से रिलेटेड वेव मोशन से रिलेटेड इंटरफेरेंस का सुपरपोजिशन केस दिखाया था। दूसरे पार्ट में मैंने इंटरफेरेंस यानी कि YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वीडियो डाला है जिसका पार्ट 1। इसमें मैंने फ्रिंज की लोकेशंस, फ्रिंज की विड्थ तक का कैलकुलेशन दिखाया था। लगभग 30 मिनट का लास्ट ईयर वीडियो था। इसी के आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हम YDSC में पढ़ते हैं, क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो थर्ड पार्ट है, जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ग्लास स्लैब। जो इंटरफेरेंस के लिए जो S1 S2 से वेव्स गई थी हमारे, उनके पाथ में अगर हम ग्लास स्लैब रख दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको, क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो पहले मैं आपको एक रिव्यू दिला दूं जो मैंने लास्ट क्लास में YDSC में पढ़ाया था। इसको स्टार्ट कर लेते हैं, 2 मिनट में शॉर्ट रिव्यू हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा पहला वीडियो था। इसमें मैंने YDSC पूरा एक्सपेरिमेंट सेट किया था और यहाँ पर आप देखें 2 सोर्स S1 S2 थे। इनसे लाइट जा करके थर्ड स्क्रीन पे कहीं फ्रिंज बनाती थी। इंटरफेरेंस पैटर्न मैंने यहाँ पे उसके कैलकुलेशन किए, पाथ रेफरेंस निकाला। आप चाहें तो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं होल्ड कर देता हूँ। ठीक है, फ्रिंज की विड्थ दिखाई थी क्या थी। इसके बाद यहाँ से मैंने फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया था। पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हम लोग आगे बढ़े थे। पार्ट डिफरेंस वो आ चुका था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आफ्टर मैंने कंस्ट्रक्टिव कंडीशन निकाली थी। ये देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी, उनकी लोकेशंस आ गई थी, फ्रिंज विड्थ आ गई थी कंस्ट्रक्टिव के लिए। देन आफ्टर मैंने डिस्ट्रक्टिव के लिए सॉल्व किया था, ये सारी चीजें आ गई थी। ठीक है, तो आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि अगर इसके पाथ में ये जो 2 वेव्स जा रही हैं, इनमें से S1 या S2 से, इनके किसी भी पाथ में अगर मैं कोई भी एक ग्लास स्लैब रख दूं तो क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे, हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए चेक करते हैं। किसी एक के पाथ हम ग्लास स्लैब रख देते हैं। लेट स्टार्ट। तो मैं यहां से ये डायग्राम कॉपी कर लेता हूं। वहां मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये डायग्राम कॉपी कर लेता हूं। कॉपी और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायग्राम को ले लेते हैं, पेस्ट। ये हमारा डायग्राम यहाँ पर आ चुका है। राइट, इस डिस्टेंस को हमने यहाँ पे XM कहा था। सॉरी, दिस इज द XM, दिस इज पॉइंट P। सॉरी, ये पॉइंट O था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रिंज विड्थ तक का कैलकुलेशन करा दिया था। अब मैं आज आपको सबसे पहले जो मैंने हेडिंग डाली, इसके पहले भी मैंने इफेक्ट ऑफ ग्लास स्लैब, आज सबसे पहले बताता हूँ एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है तो मैं आपको दिखाऊं। जैसे कि हमारे पास ये आपके पास दिस वन इज द पॉइंट O डैश, S1 S2 का जो सेंटर है, दिस इज द O डैश पॉइंट, और ये हमारी स्क्रीन का कोई Z पॉइंट है। यहाँ पे मान लो कोई mth ब्राइट बनती है, mth। ठीक है, उसका एक एंगल होगा θm, और एक m+1th ब्राइट बनती है जस्ट अगली, नेक्स्ट ऑर्डर m+1th। तो ये θm+1 हो जाएगा, θm+1। आप देख सकते हैं, जूम कर दे रहा हूं। तो ये 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज की जो एंगुलर लोकेशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट O डैश, सपोज O डैश, यहां से जो 2 एंगुलर पोजीशन है उन्हीं के बीच का ये जो गैप आ रहा है आपके सामने, इसी गैप को कहा जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। दिस एंगल इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये तो इसको कहा जाएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो पहले मैं आपको देखता हूं यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकलेगी। तो पहले एंगुलर पोजीशन निकालता हूं। तो आप देखें, अगर हम ब्राइट की बात करें, केस 1 ब्राइट फ्रिंज के लिए, लीनियर पोजीशन जो थी, लीनियर पोजीशन,
ध्यान दें, लीनियर पोजीशन जो है ब्राइट फ्रिंज की, mth ब्राइट फ्रिंज की, पॉइंट P था आपका, इस पॉइंट P की लीनियर पोजीशन O पॉइंट से डिसाइड हो रही है। जेड स्क्रीन के सेंटर पॉइंट O से लीनियर पोजीशन XM डिसाइड हो रही है, तो लीनियर पोजीशन XM है। बट एंगुलर पोजीशन जो है, एंगुलर पोजीशन, ये जो एंगुलर पोजीशन है वो O डैश पॉइंट से डिसाइड हो रही है। ये जेड स्क्रीन से, जेड स्क्रीन, और ये है आपकी वाई स्क्रीन से, ये वाई स्क्रीन से डिसाइड हो रही है, वाई स्क्रीन की O डैश पॉइंट से डिसाइड हो रही है, पॉइंट O डैश, ठीक है। ये O पॉइंट से डिसाइड हो रही है और ये O डैश पॉइंट से डिसाइड हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब यहां से आपको बताए इतना डिस्टेंस चले जाओ तो आपके पास पॉइंट P मिल जाएगा, और यहां से बताए इस लाइन से इतना एंगल चले जाओ तो वो मिल जाएगा। तो अगर वहां पे mth है तो इस एंगल को मैं थीटा mth लिख देता हूं, ये जो एंगल लिखा था, ये अगर mth ब्राइट है तो मैं इसको थीटा mth लिख देता हूँ ब्राइट के लिए, तो मैं ब्राइट के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो छोटे एंगल्स के लिए tan थीटा जो होगा थीटा हो जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां थोड़ी सी जगह है, मैं नीचे यूज कर लेता हूं जगह को, एंगुलर लोकेशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज, mth ब्राइट फ्रिंज, थीटा mth, ये लगभग हो जाएगा tan थीटा mth। और बहुत छोटे एंगल के इसको tan थीटा mth है, तो आप देख सकते हैं tan थीटा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि xm बाई कैपिटल D, xm बाई कैपिटल D। और आपको ध्यान हो mth ब्राइट फ्रिंज की जो xm थी लीनियर लोकेशन, वो आपने ऊपर कहीं लिख रखी है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, दिस वन। पार्ट डिफरेंस के बाद ये mth ब्राइट फ्रिंज की xm आ चुकी है m d लैम्डा बाई d, तो ये मैं नीचे पुट कर देता हूं, दिस वन वैल्यू m d लैम्डा बाई d, तो इसको यहां पे डाल देते हैं, तो आएगा m d लैम्डा बाई d अपॉन कैपिटल D, कैंसिल हो गया, तो आपके पास थीटा mth ब्राइट फ्रिंज का जो आ गया वो आ गया m लैम्डा बाई d। अगर मैं लिखूं यहाँ पे ये एंगुलर लोकेशन है और लीनियर लोकेशन जो थी xm वो थी m d लैम्डा बाई d, बस दोनों डिफरेंस इस बात का कैपिटल D गायब है यहाँ से। लीनियर लोकेशन जो है वो यहां से डिसाइड होती है, ये डिस्टेंस होगी, और एंगल लोकेशन इस रेफरेंस लाइन से एंगल होगा, तो दोनों में कैपिटल D का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो अब आप बात करें, यहाँ थीटा को की वैल्यू रख दें, थीटा m1 पे, m0 पे, तो थीटा जीरो, जीरो ब्राइट कहाँ मिलेगी, जीरो एंगल पे, m को जीरो रख देना है, ठीक है। इसके बाद m को 1 रख दें, तो थीटा 1 जो आएगा लैम्डा बाई d होगा, m को 2 रख दें तो थीटा 2 जो आएगा वो 2 लैम्डा बाई d होगा। ये एंगल है, बहुत छोटे छोटे एंगल होंगे। तो आप एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो डेल्टा थीटा जो आएगा वो किन्हीं दो को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, थीटा 2 माइनस थीटा 1 एंड सो ऑन, तो आप पास आ जाएगा लैम्डा बाई d। अगर आपको याद हो तो वहां पे मैंने लीनियर फ्रिंज विड्थ जो लिखी थी वो कितनी लिखी थी, d लैम्डा बाई d। तो एक मैं सिमिलरिटी बताता चल रहा हूं, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ जो आई थी उसमें कैपिटल D होता है, जैसे लीनियर पोजीशन में कैपिटल D था, इसमें नहीं है। ऐसे लीनियर फ्रिंज विड्थ में कैपिटल D होगा, बट एंगुलर फ्रिंज विड्थ में कैपिटल D नहीं होगा, एंड दिस इज सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, सभी के लिए सेम हो जाएगा। अब यही सेम चीज जो मैंने ब्राइट के लिए एक्सएम लिया है, ऐसे आप डार्क के लिए भी एक्सएम ले सकते हैं। चलिए मैं उसको भी करके दिखा देता हूं, केस 2 फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए tan थीटा एक्सएम जो होगा, एक्सएम 2m माइनस 1 d लैम्डा बाई 2d था, 2m माइनस 1 d लैम्डा बाई 2d था। मैं आपको दिखाता हूँ एक्सएम, ये भी मैं कहीं निकाल चुका हूँ, अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है डार्क फ्रिंज के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी डार्क फ्रिंज के लिए एक्सएम जो आया था 2m माइनस 1 d लैम्डा बाई 2d था। अब इसी से tan थीटा निकालें, तो थीटा mth, tan थीटा mth होगा,
वो XM बाई कैपिटल डी होगा, डार्क का XM लगाएंगे तो 2m-1 डी लेमडा बाई 2d अपॉन डी, डी कैंसिल, तो थीटा एम जो आपके पास आ जाएगा 2m-1 लेमडा बाई 2 स्मॉल डी आएगा। अब यहाँ पे आपको पता है m1 से स्टार्ट होता है, m1 रख दे तो थीटा 1 आपके पास आएगा 2-1 लेमडा बाई 2d, m को 2 रख दीजिए, थीटा 2 आएगा, m को 2 रख दें, थीटा 2 आएगा, 2 जा 4-1 3 लेमडा बाई 2d, m को 3 रख दिया जाए तो थीटा 3 जो आएगा वो 5 लेमडा बाई 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ एंगुलर फ्रिंज विद ज्वाइंट डेल्टा थीटा, किन्हीं दो को सेपरेट करें, दिस माइनस दिस और थीटा 3 माइनस थीटा 2, इनको सेपरेट करें तो आपके पास लेमडा बाई डी आएगा। तो यहाँ पर फ्रिंज विथ यही आ रही है। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रिंज विथ, एंगुलर फ्रिंज विथ। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो था आर्टिकल हमारा एंगुलर फ्रिंज विथ कैलकुलेट करने का। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, जो लीनियर फ्रिंज विथ आई थी उसमें कैपिटल टी डिवीजन में आ जाएगा, जो लीनियर पोजीशंस ऑफ एमथ ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस आई थी उसमें कैपिटल एम डिवाइड कर देंगे, यानी वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने अगले आर्टिकल पे, जो मैंने मेन आर्टिकल जिसके लिए मैंने यहाँ शुरुआत की थी, इफेक्ट ऑफ ग्लास स्लैब यानी फ्रिंज शिफ्ट। ये कैसे आएगा? तो इस डायग्राम को मुझे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर ही लिया है। तो सपोज मैं ऐसा मान लेता हूं इसके पाथ में कोई एक हमने ग्लास स्लैब रख दिया, किसी एक के पाथ में, दिस वन, या मैं ऐसा करता हूं इस डायग्राम को नीचे पेस्ट कर लेता हूं, फिर से अलग से दिखाता हूं, शिफ्टिंग, डायग्राम को अलग से ले लेते हैं, फिर से कॉपी पेस्ट, डायग्राम हमारा आ चुका है। ठीक है, चलिए डायग्राम आ गया है, इस पे हम वर्किंग करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, किसी एक S1 के पाथ में T थिकनेस की एक स्लैब रख दी है, ग्लास स्लैब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फ्रिंज शिफ्ट का आर्टिकल मैं बताने जा रहा हूं, फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट का आर्टिकल। अब T थिकनेस रख दी है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपकी फ्रिंज की लोकेशन जो पहले बन रही थी जिस लोकेशन पे वही होंगी, क्या चेंजेस आएंगे तो हम इसका कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये बात तो कंफर्म है, इनका पाथ डिफरेंस बदल गया होगा, तो इनका हम नया पाथ डिफरेंस निकालेंगे, न्यू पाथ डिफरेंस, न्यू पाथ डिफरेंस, न्यू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स न्यू, ये कितना आएगा। अब गॉस देखें, एक रे जाती है यहां से वेव S1 से P जाती है, लेकिन वो S1 से P जाने के रास्ते पर बीच में कुछ डिस्टेंस ग्लास मीडियम में ट्रेवल करती है, बाकी बची डिस्टेंस एयर मीडियम में। S2 से P जाने वाली अभी भी कंप्लीट डिस्टेंस एयर में ट्रेवल कर रही है। अभी मैं मान लो S2 से P जाने वाले डिस्टेंस ज्यादा है, तो नया पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, S2P इन एयर माइनस S1P माइनस T इन एयर प्लस T इन ग्लास। अब ध्यान देखिएगा, इसके पहले आप ध्यान करिए, हमने लिखा था S2P माइनस S1P, कुछ मेंशन ही नहीं किया था क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस एयर से होकर जा रही थी। अब मैंने क्या किया है, S2P तो एयर में पूरी लिखी है, बट S1 से P जाने वाली जो डिस्टेंस है उसमें T डिस्टेंस ग्लास में ट्रेवल होगा और इसका पाथ में S1P माइनस T जो है वो एयर में ट्रेवल होगा। तो ये इसका टोटल पाथ लेंथ इसकी ये होगी और इसकी पाथ लेंथ ये है, दोनों का डिफरेंस लेंगे आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। अब आपको पता है ऑप्टिकल डिस्टेंस का एक कन्वर्जन रेट होता है, सॉरी रेशियो होता है। तो अगर कोई भी डेंस मीडियम में x डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इक्विवेलेंट टू म्यू टाइम्स ऑफ x इन रेयर मीडियम होती है।
म्यू उस डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो अगले स्टेप को देखिएगा, बहुत मजेदार स्टेप है। मैं क्या चेंज करके लिख दूंगा यहाँ पर, डेल्टा एक्स न्यू इज इक्वल टू S2P माइनस S1P माइनस टी प्लस म्यू टी। ये लो, अब मैंने यहाँ पे एयर या ग्लास मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि S2P तो एयर का था ही था, अब S1P माइनस टी इन एयर वो भी एयर था। अब जो टी डिस्टेंस ग्लास में ट्रेवल की गई, यानी डेंस मीडियम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस है, उसी के इक्विवेलेंट जो ऑप्टिकल डिस्टेंस आएगी वो रेयर मीडियम में म्यू टाइम्स ऑफ टी होगी एयर डिस्टेंस के बराबर। तो मैंने इस टी इन ग्लास को म्यू टी इन एयर लिख दिया। अब यहाँ भी एयर, ये भी एयर, ये भी एयर, तो सारे डिस्टेंसेस सेम मीडियम में हो तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, चेक कर लेते हैं। S2P माइनस S1P प्लस टी माइनस म्यू टी। तो ये आपके पास आ गया S2P माइनस S1P, माइनस कॉमन ले लें, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब आप यहाँ पर टी कॉमन भी ले सकते थे, बट म्यू एक से बड़ा होता है, इसे ब्रैकेट में मुझे म्यू को पहले रखना था, 1 को बाद में, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी फाइनली पाथ डिफरेंस पहले से कम हुआ है। अगर आप इस चीज को ध्यान दें तो ये आपका ओल्ड पाथ डिफरेंस है। तो डेल्टा एक्स न्यू जो आया वो आ गया डेल्टा एक्स ओल्ड पाथ डिफरेंस। जब हमने क्लास स्लैब नहीं रखी तब इनके बीच का पाथ डिफरेंस देखिए, S2P इन एयर S माइनस S1P इन एयर था। तो ओल्ड पाथ डिफरेंस है माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आपके पास पाथ डिफरेंस आया। अब ओल्ड पाथ डिफरेंस के आपको याद है, मैं आपको लिख दूं, डेल्टा एक्स ओल्ड, जिसको भी मैंने कहा S2P माइनस S1P इन एयर, ये दो तरीके से, एक तो आया था डी साइन थीटा और दूसरा आया था डी साइन थीटा को XM बाई कैपिटल डी कर दिया था ये। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो आपके न्यू पार्ट डिफरेंस आ जाएंगे डेल्टा एक्स न्यू डी XM बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, यानी पाथ डिफरेंस कहीं ना कहीं पहले से कम हुआ है। ठीक है, ये आपके पास आ गया, पाथ डिफरेंस कम हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक और ग्लास स्लैब रखूंगा तो इसी को डायरेक्टली रिजल्ट एज ए रिजल्ट यूज करूंगा। ठीक है, राइट। अब ये न्यू पाथ डिफरेंस आया तो केस 1 ब्राइट फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज की बात करूं यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बात करूं, यही पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एम लेमडा। तो आप देखेंगे डी XM बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू एम लेमडा। तो यहां से XM जो आएगा वो जाएगा एम डी लेमडा बाई डी प्लस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये आप पास जो XM निकल गया है ये न्यू XM है, यानी कि mth बाइट की न्यू लोकेशन है। दिस इज अ न्यू लोकेशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज, mth ब्राइट फ्रिंज की नई लोकेशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि mth ब्राइट की एक ओल्ड लोकेशन भी थी, XM ओल्ड, वो थी m डी लेमडा बाई डी प्लस, सॉरी प्लस नहीं था वहां, सिर्फ इतना ही था, ये आपके पास ओल्ड लोकेशन हो गई। दोनों में डिफरेंस किस बात का, चेक करिए, एक एक्स्ट्रा टर्म बढ़ा है, दिस वन एक्स्ट्रा, ये टर्म बढ़ चुका है। तो यानी कि अगर आप ऊपर वाली प्लेट में S1 से जाने वाली प्लेट में रखते हैं तो mth बाइट की लोकेशन प्लस में आई है तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो ऑल द फ्रिंजेस विल शिफ्ट अपवर्ड, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। तो इससे रिजल्ट निकलता है ऑल द फ्रिंजेस विल शिफ्ट अपवर्ड, ऑल द फ्रिंजेस सॉरी
will shift upward, क्योंकि मैंने S1 वाले में ग्लास स्लैब रखी थी, ठीक है। और ये कितना आएगा, तो फ्रिंज शिफ्ट डेल्टा एक्स, यानी कि यही शिफ्ट है आपकी, होगा एक्स एम न्यू, जो न्यू लोकेशन है, माइनस एक्स एम ओल्ड, दोनों सेपरेट कर दें तो डेल्टा एक्स जो आपके पास आएगा फ्रिंज शिफ्ट एमएथ की लोकेशन पे, वो हो जाएगा डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये एमएथ बाइट की शिफ्टिंग आ गई, और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम, इंडिपेंडेंट ऑफ एम, यानी कि पहली फ्रिंज जितना शिफ्ट करेगी दूसरी भी उतने शिफ्ट करेगी, तीसरी भी उतने शिफ्ट करेगी। इस बात से पता चल रहा है कि फ्रिंज के बीच का गैप नहीं बदलेगा। अगर आप यहां पर फ्रिंज विड्थ देखना चाहें, फ्रिंज विड्थ, अगर आप फ्रिंज विड्थ देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहां पे m को 1 रखें तो x1 कितना आएगा, x1 पहले की न्यू x0, m को 0 रखते हैं तो फर्स्ट सेंटर राइट जो थी, जो पहले सेंटर बन रही थी, वो कहां बनेगी, तो उसकी लोकेशन आ जाएगी, इसमें m को 0 रख दीजिए, तो सिर्फ इतना टर्म बचेगा d बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। एक बार x को 1 रख दीजिए, फर्स्ट की न्यू लोकेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट की न्यू लोकेशन, m को 1 रख दीजिए, m को 1 रख देंगे तो ये आपके पास आएगा d लेमडा बाई डी प्लस d बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब आप दोनों को सेपरेट किया, दिस माइनस दिस, तो इन दोनों के बीच का गैप मिलेगा, तो आप गौर से देखेंगे ये गैप कितना आएगा, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे कैंसिल, देखिए दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट, तो आपके पास डी बाई डी आएगा, तो फ्रिंज विड्थ आपके पास डी लेमडा बाई डी आ गई। इट मीन्स इससे ये पता चल गया कि फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो फ्रिंज विड्थ नो चेंज, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आना, यानी कि आप ग्लास स्लैब रखेंगे तो ऑल द फ्रिंजेस विल शिफ्ट एनी वन डायरेक्शन, ठीक है, बट फ्रिंज विड्थ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। अब मैं आपको बात कर लूं केस 2, यहां पे केस 2 भी आएगा। केस 2 ये है कि अगर मैं इन्हीं फ्रिंजेस पे, इन्हीं, जैसे ये मैंने देखा था, अभी मैंने S1 के पाथ में रखा था, अगर ग्लास स्लैब S2 के पाथ में, सिर्फ S2 के पाथ में रखी होती तो क्या चेंज आता, या ग्लास स्लैब दोनों के पाथ में रखी होती तो क्या चेंज आता। तो मैं इंडिविजुअली बता दूं, अगर ग्लास स्लैब फर्स्ट में रखी हुई है तो सारी फ्रिंजेस अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी, अगर ग्लास स्लैब सिर्फ सेकंड S2 के पाथ में रखी है तो ऑल द फ्रिंजेस अपनी इस लोकेशन से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी। अगर ग्लास स्लैब दोनों में रखी है तो दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, पहले वाले की, S1 वाले की स्लैब अपवर्ड शिफ्ट करना चाहती है, S2 वाले की स्लैब डाउनवर्ड शिफ्ट करना चाहती है, और दोनों केसेस में शिफ्टिंग सेम आ गई तो फाइनली कोई शिफ्टिंग नहीं आएगी, नेट शिफ्टिंग 0 हो जाएगी। और अगर अपवर्ड वाले की मोर आ गई शिफ्टिंग तो नेट अपवर्ड शिफ्टिंग आएगी, डाउनवर्ड की मोर आ गई तो नेट डाउनवर्ड शिफ्टिंग आएगी, दोनों इक्वल आ गई तो नो शिफ्टिंग होगी। तो चलिए मैं अगर दोनों में अगर ग्लास स्लैब रख दूं तो रिजल्ट क्या आएंगे, तो मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ दे दूं, शॉर्ट में बता दूं। यहां पे मैंने इसके पाथ में जब रखा था तो गौर देखें, जो पार्ट डिफरेंस था पहले से कुछ कम हुआ था, म्यू माइनस 1 इंटू टी, तो जब इसके S2 वाले में रखूं तो ये पार्ट डिफरेंस माइनस में प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब जब पार्ट डिफरेंस माइनस में आया तो mth लोकेशन में प्लस आया है, तो जब S2 वाले में रखूंगा तो mth लोकेशन सिर्फ इतना ही माइनस में आएगा, ठीक है, राइट। और दोनों में रखूंगा तो एक का प्लस एक का माइनस रखूंगा। तो अगर मैं मान लूं, एक डायग्राम ले लेता हूं इस टाइप से, ये S1 है, ये S2 है, अब वेव ये जा रही है और ये जा रही है। अगर मैं दोनों के पाथ में एक एक ग्लास स्लैब रख दूं, इसके पाथ में रख दूं थिकनेस T1 की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और इसके पाथ में रख दूं T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब क्या होगा, तो अब मैं इसी फॉर्मूले से मैं आपको दिखा दूं दिस वन, न्यू पाथ डिफरेंस जो मैंने निकाला है, ये ऊपर वाले में रखने से ये डिफरेंस आया था, अगर नीचे S2 वाले में रखूं तो ये टर्म प्लस का बन जाएगा, और नई पोजीशन जो है इस टाइप से आ रही है,
ऊपर वाले में रखना प्लस आ रही है, नीचे रखने में वही जो यहाँ माइनस था उधर प्लस हुआ था, तो H2 वाले में जो यहाँ प्लस आएगा वहां पे माइनस जाएगा। तो दो लोकेशन में सीधे लिख देता हूं। तो न्यू पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स न्यू आएगा वो आएगा डी एक्स एम बाई कैपिटल डी। अब देखिए ये यहां रखी हुई है, इसके T1 म्यू1 है, तो T1 म्यू1 से आपका क्या आया था, ये देखिएगा ये माइनस में आया था म्यू1 म्यू माइनस 1 इंटू टी, तो माइनस में लिख दिया जाएगा, माइनस में म्यू1 माइनस 1 इंटू टी और प्लस में हो जाएगा म्यू2 माइनस 1 इंटू टी। यहां से मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, प्लस में हो जाएगा म्यू2 माइनस 1 इंटू टी। ये आपका सोर्स H2 रहा था, ये आप पास न्यू पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अब मैं एमएथ ब्राइट की न्यू लोकेशन दूं, देखो तो क्या होगी, एमएथ ब्राइट की न्यू लोकेशन देख लो, तो जैसे यहाँ पे एमएथ ब्राइट की न्यू लोकेशन ये आई होगी, इसमें फर्स्ट स्लैब पे रखा था यानी कि S1 वाले, तो प्लस में ये टर्म आया है, तो ऐसे सेकंड में रखूंगा तो माइनस में टर्म आएगा, तो आप देख लेते हैं। तो एक्स एम न्यू एम डी लेमडा बाई डी प्लस डी बाई डी, पहले वाले स्लैब के लिए म्यू1 माइनस 1 इंटू T1, फिर माइनस में आएगा डी बाई डी म्यू2 माइनस 1 इंटू T2, म्यू2 माइनस 1 इंटू T2। ये आप पास न्यू पोजीशन ऑफ एमएथ ब्राइट फ्रिंज आपको मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपके फॉर्मूले, खासकर अच्छे प्रॉब्लम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं इस केस में फ्रिंज शिफ्ट पूछूं, फ्रिंज शिफ्ट, अब फ्रिंज शिफ्ट पूछो डेल्टा एक्स, तो ये जो लास्ट में टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं यही आपके टर्म फ्रिंज शिफ्ट में काउंट हो जाएगा दिस वन, क्योंकि ये m से इंडिपेंडेंट है। तो फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज डी बाई डी ब्रैकेट में म्यू1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस म्यू2 माइनस 1 इंटू T2, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है, हो सकता है आपको आपके डायग्राम में कोई एक सिंगल स्लैब रख दी गई हो S1 के पाथ में, आइदर S2 के पाथ में, तो एक फ्रिंज शिफ्ट आना ही है, या तो ये वाला टर्म आएगा S1 के पाथ में रखने पर, और S2 के पाथ में रखने हैं तो ये डी बाई डी मल्टीप्लाई होगी, ये वाला टर्म आएगा दिस वन, माइनस मतलब नीचे की ओर, प्लस मतलब ऊपर की ओर। ये वाला टर्म आपका माइनस भी आ सकता है जिसमें फ्रिंज डाउनवर्ड शिफ्ट हुई है, ये टर्म प्लस भी आ सकता है अपवर्ड शिफ्ट हुई है, तो दोनों में रखा हुआ है। अगर ये जीरो आ गया तो दोनों सेम शिफ्ट करना चाहता तो कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, अगर किसी एक के पाथ में ऐसा रखा हुआ है तो आइदर दिस टर्म आएगा या दिस टर्म आएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहा जाता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टी, कुछ पैरामीटर दे देगा, म्यू दे देगा, टी दे देगा, लेमडा दे देगा, और आपसे पूछेगा नो शिफ्टिंग, स्लैब भी रखा है बट नो शिफ्टिंग। ठीक है, नो शिफ्टिंग का मतलब तो यही हुआ कि दोनों में रखा होना चाहिए, एक अप शिफ्ट करा एक डाउन, तो नो शिफ्टिंग है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में S1 S2 दोनों में ही आपकी स्लैब रखी हो। लेकिन अगर आपसे कहते नो चेंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न, नो चेंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न, अगर ऐसा पूछे, कुछ थिकनेस पूछ लेगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा, बाकी अदर पैरामीटर देगा और पूछेगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न में कोई चेंज नहीं आए, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। सपोज ये एक लाइन है, या O पॉइंट था, मैंने कहा B0 है, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकेंड ब्राइट है, बीच में डार्क होंगे, मैं डार्क के बारे में कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं, तो सब सेम आंसर आते हैं। ये B3 होगी, ये आपके पास B-1 होगी, ये B-2 होगी, ये B-3 होगी। मैंने आपसे कहा कि फ्रिंज को शिफ्ट होना है, मान लेते हैं S1 के पाथ में हमने स्लैब रख दी थी T1 और म्यू1 की, ऐसा, तो एक सर्टेन फ्रिंज शिफ्ट आएगी, वो ऊपर लिखी हुई है कहीं,
एंड दिस वन डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी। तो आप पास आएगी डी बाई डी म्यू वन माइनस वन इंटू टी वन। ये शिफ्ट आई है डेल्टा एक्स। अगर ये डेल्टा एक्स कहीं ऐसा हो, मैं कलर चेंज करता हूं, डेल्टा एक्स ऐसा हो जाए कि ये या इसकी जगह शिफ्ट हो जाए, ये इसकी जगह शिफ्ट हो जाए, ये इसकी जगह शिफ्ट हो जाए, तो जीरोथ वाली फर्स्ट की जगह आ जाए, फर्स्ट वाली सेकंड जगह, सेकंड वाली थर्ड की जगह एंड सो ऑन। तो जीरोथ वाले को सेंटर को माइनस वन, लोअर साइड फर्स्ट वाली जीरोथ पे आ जाएगी, माइनस टू वाली माइनस वन पे आ जाएगी, और ऐसे। तो अभी भी जहां ब्राइट दिख रहा था वहीं ब्राइट दिखेगा, जहां डार्क दिख रहा था वहीं डार्क दिखेगा। इतनी बात क्लियर है, राइट? हाँ, ये मैंने एक शिफ्टिंग कराई है, एक फ्रिंज विड्थ के बराबर। ऐसे इंटीजर नंबर अब दो की शिफ्टिंग करा दे, जीरो वाली सेकंड में, सेकंड वाली फोर्थ में एंड सो ऑन। यानी कि अगर आपकी फ्रिंज शिफ्ट जो है n टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ हो जाए, देन नो चेंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न। हमने तो अपने लोकेशन वाइज ऑर्डर दे रखा है, उसमें कोई लिखा नहीं होगा ब्राइट बैंड बना तो पहला ब्राइट बैंड है, ये जीरो होता है। ये हमने अपनी सिमेट्रिक लोकेशन डिसाइड कर रखी है, बट देखने में वैसा ही लगेगा। क्लियर है ना? तो इसलिए अगर आप फ्रिंज शिफ्ट में चाहते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न देखने में कोई चेंज ना आए, नो चेंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न, तो आप फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू n टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए, n को 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन नंबर ले सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं d बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ कितनी होती है? d लैम्डा बाई डी होती है। और यहां से देखिए d बाई डी कट गया, तो हमें इन पैरामीटर की जरूरत भी नहीं है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n लैम्डा अपॉन म्यू माइनस वन। ये आ गया n लैम्डा अपॉन म्यू माइनस वन। अब आप कहा जाए टी मिनिमम कम से कम कितना थिकनेस रखें, म्यू अगर फिक्स कर दे तो टी मिनिमम होगा एट n इक्वल टू वन, और टी मिनिमम आपके पास जो आ जाएगा वो लैम्डा अपॉन म्यू माइनस वन आएगा। बाकी इसके बाद 2 रख दो, 3 रख दो एंड सो ऑन। ये मैंने एक प्लेट रखने में बताया, आप दोनों रखेंगे तो दोनों का इफेक्टिव जो डेल्टा एक्स है वो यहाँ रखेंगे, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, देखिए दिस वन। वो इफेक्टिव डेल्टा एक्स यहाँ रखेंगे, इसको लेकर सॉल्व करेंगे, फिर टी की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल था। अभी इसमें एक पार्ट और बाकी, वाईडीएससी में कुछ और अच्छे तरीकों को और अच्छे आर्टिकल को लेकर आते हैं, और थर्ड पार्ट वाईडीएससी का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट की जाएगी। अगले पार्ट में जो मैं प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ बहुत अच्छी है, मेंस लेवल से के लिए तो है ही, साथ में एडवांस में भी उसका बहुत अच्छा यूज होगा। तो इसे स्टे ट्यून, कीप ऑन वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ, 1-2 दिन में ही। समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए ज्यादा वर्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है? सो कीप ऑन वाचिंग, और पढ़ते रहें, अपनी समस्याएं बताते रहें, कमेंट जरूर करें आप सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए। ओके, थैंक यू।